पीएम मोदी फोन करके बात करते हैं पुतिन के साथ तो हो सकता है कि अभी जो अग्रेशन रशिया दिखा रहा है ये कुछ हद तक रुक जाए। नाउ जो इनकी स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ ये आप सुने, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया था। जब इंडिया पर ग्लोबल प्रेशर था उस वक्त यूक्रेन का क्या रुख था भारत को लेकर, क्योंकि देखिए ये बातें हमको अकाउंट पे रखनी होगी। डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स वो सब अपनी जगह है, मगर हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना होगा। नाउ पहले मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनकी ये स्टेटमेंट आप सुने। इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी एक इंसाइट मिल जाएगी। That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. और जो ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इगोर पोलिका, ये यहाँ पर नहीं रुके। आगे इन्होंने बात करी महाभारत की, एग्जाम्पल दिए महाभारत के। चाणक्य इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, ये कहा कि कई हजारों साल पहले जब यूरोप में सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी तब देखा जा रहा था कि इंडिया में प्रॉपरली डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जा रही थी। आपके यहाँ चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर्स, डिप्लोमेट पैदा हुए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया सिंस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रशिया के साथ बहुत ही डीप रिलेशंस है। पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिनकी रिस्पेक्ट है दुनिया भर में। तो इंडिया को बात करनी चाहिए रशिया से, ताकि अभी के लिए रशिया बॉम्बिंग बंद कर दे यूक्रेन की और ओवरऑल अग्रेशन काफ़ी हद तक रोक दे। ना डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इंडिया को क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रियलिटी क्या है यहाँ पर, ये मीठी बातें बिल्कुल कानों में बहुत अच्छी लगती है। आपकी कंट्री के लीडर के बारे में जब अच्छा सुनने को मिलता है इट फील्स गुड, मगर यूक्रेन ने भारत के साथ क्या किया था इन द पास्ट ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी, आज तक किसी भी इंडियन पीएम ने यूक्रेन को विजिट नहीं किया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूक्रेन को आज़ादी मिली थी यूएसएसआर से 1991 में। तो 1991 से लेकर 2022 तक का आप अगर समय देखो, काफ़ी लंबा टाइम है अपने आप में। उसमें यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस कुछ ज़्यादा कभी खास इंप्रूव हुए नहीं। ना हमारा कोई रिमार्केबल ट्रेड है यूक्रेन के साथ, ना कभी यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी किसी इंपॉर्टेंट मोड पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में और बहुत से देश इंडिया की आलोचना कर रहे थे, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। इस वक्त रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन था उसको वीटो भी कर दिया था। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया के साथ खड़ा रहा, मगर यूक्रेन ने भारत की आलोचना करी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएन का उस वक्त का डिस्कशन है जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आप अगर नोटिस करेंगे तो फ्रांस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है काफी हद तक नबी तुली है। फ्रांस के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने यहाँ पर कंडेम, आलोचना का जो ये वर्ड है ये कहीं भी यूज नहीं किया। इन्होंने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इंडिया को साइन करना चाहिए सीटीबीटी को और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए नेगोशिएशन में। उस सब के अलावा यहाँ पर भारत की आलोचना इन्होंने नहीं करी। ना इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे यूक्रेन की स्टेटमेंट, तो यूक्रेन ने ये कहा था कि यूक्रेन विच हैड वॉलंटरली एलिमिनेटेड द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जब यूएसएसआर से टूट के अलग हुआ तो इनके पास विरासत में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिनके कोड इनके पास नहीं थे बाय द वे।
तो इन्होंने बाद में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये रशिया को थमा दिए थे बुदापेस्ट डिक्लेरेशन के अंडर। तो यूक्रेन कह रहा है कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन थे, हमने रशिया को वापस दे दिए और यहाँ पर इंडिया टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है और इस वजह से हम कंडेम करते हैं इंडिया के इन एक्शंस को। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया के जो एक्शंस हैं ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को इसको एंडेंजर भी करते हैं। तो यूक्रेन ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी भारत की। तो ये हमने बात कर ली पोखरान की। उसके अलावा हम आते हैं बायलैटरल बातचीत पर, रीजनल डिस्कशंस पर। तो देखो यूक्रेन के पास एक प्रपोजल आया था पाकिस्तान की तरफ से आज से कई साल पहले कि जी हम आपके T-80 जो टैंक्स हैं ये करना चाहते हैं परचेज। इंडिया ने यूक्रेन को कहा था कि ये टैंक्स पाकिस्तान को मत बेचिए। यूजुअली आप देखेंगे कोई भी देश पाकिस्तान को वेपन सेल करने की कोशिश करता है, इंडिया कहता है कि यहाँ पर कि ये वेपनरी पाकिस्तान को सेल मत करिए। एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है इंडिया में, ये लोग टेरर एक्सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में वेपन से इन आतंकवादियों को डिफेंड भी करते हैं। तो इंडिया ने देखिए यूक्रेन को समझाने की कोशिश करी कि ये डील ये लोग ना करे, मगर यूक्रेन ने इन दी एंड ये 320 जो T-80 टैंक्स हैं ये पाकिस्तान को बेच दिए थे $650 मिलियन की एक मैसिव डील के अंडर। और आज भी पाकिस्तान इन T-80 UD टैंक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं फिर भी ये तो बहुत पहले की बात हो गई ना, अब हम आज की बात कर रहे हैं, 2020 के बाद का जो ज़माना है वो ये तो खैर एक अलग era है ना। तो देखो रिसेंटली भी आप नोटिस करेंगे यूक्रेन ने फिर से एक $85 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, जिसके अंडर यूक्रेन अपग्रेड करेगा इन आर्मी टैंक्स को। जी हाँ, जो ये T-80 आर्मी टैंक्स हैं इनको अपग्रेडेशन मिलेगी यूक्रेन से। अगेन चाहे ट्रेड का मामला हो, वेपन एक्सपोर्ट का मामला हो, यूक्रेन ने आप नोटिस करेंगे इंडिया को नुकसान ही पहुंचाया है इन द लॉन्ग रन। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव लॉस पहुंचाया है। पाकिस्तान को वेपन स्वीडन भी सेल करता है और कंट्रीज भी सेल करती है। हमारी कोई यूक्रेन के साथ दुश्मनी नहीं है इस वजह से, मगर डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खास दोस्ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ये तो हमने बात कर ली इंडिया यूक्रेन की इक्वेशन की। फिर हम अगर आए इंडिया रशिया की इक्वेशन के बारे में बात करें तो देखिए रशिया आज भी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, क्योंकि रशिया एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया ने रिसेंटली कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर भारत का समर्थन किया था। उसके अलावा भूलिएगा मत कि 70% जो हमारे वेपन्स हैं ये आज भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उसके लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी आलोचना करना। फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है कि देखिए चाइना ने अब रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में इसको इन्वेजन ना कहें, ये शब्द उचित नहीं होगा, ये एक प्रेजुडाइज टर्म है। चाइना कह रहा है कि ऑल्दो ये एग्री नहीं करते उस चीज़ से जो हो रही है आज के समय, वायलेंस इज़ नॉट द आंसर, मगर ये इन्वेजन नहीं है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि चाइना साइड ले रहा है यहाँ पर रशिया की। ऐसे टाइम में हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को हर्ट ही करने वाला है। ऑल्दो हम चाइना के शब्दों को यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको US के साथ जो रिलेशंस हैं उनको भी बैलेंस करना है, बट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया इधर। फिर फाइनली देखिए एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि यूक्रेन के जो सबसे ज़्यादा करीबी पार्टनर्स थे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ और US, ये खुद ही यूक्रेन के समर्थन में इतना नहीं आ रहे। आई मीन स्टेटमेंट्स दी जा रही है थोड़ी बहुत, मगर एक्शन के नाम पर US और यूरोपियन यूनियन ने कुछ भी नहीं कहा। अब तो रिसेंटली आप अगर देखो तो यूरोपियन यूनियन ने यह भी हिंट दे दिया है कि रशिया की इस इन्वेजन के बाद भी स्विफ्ट के जो सैंक्शंस है, जो मैंने आपको बताया था सबसे डेंजरस सैंक्शंस होते हैं किसी भी देश के लिए, ये सैंक्शंस रशिया पे अभी भी ये लोग नहीं लगाने वाले। तो जब बाकी कंट्रीज यूक्रेन के समर्थन में नहीं आ रहे, यूक्रेन ने इन द पास्ट हमारे लिए कभी कुछ हेल्पफुल एक्ट नहीं करी, व्हाई शुड वी हेल्प यूक्रेन? एक जेन्युइन यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो एम्बेसडर साहब है यूक्रेन के टू इंडिया, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब यूरोप में सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंडिया में उस वक्त डिप्लोमेसी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मगर अभी इंडिया को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए इस इशू को लेकर। नाउ अगेन ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपके थॉट्स के बारे में। आप यहाँ पे एक दूसरा ओपिनियन रख सकते हैं। मे बी आप यहाँ पर सोचे कि इट्स नॉट अबाउट यूक्रेन के यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया है, इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स के यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे कोई बाहर का कंट्री आके उसका विभाजन कर सकता है। आप इस बारे में भी लिख सकते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में इन द कमेंट सेक्शन, मैं जानना चाहूँगा। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया था।
तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज एवर विजिटेड यूक्रेन, क्योंकि आप समझ सकते हैं यूक्रेन ने कभी हमको वजह ही नहीं दी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों वहाँ पर जाए और विजिट करे इस कंट्री को। तो इससे मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि इंडिया अगर यूएन में आलोचना नहीं कर रहा रशिया की तो उसके पीछे का रीज़न क्या